वेलकम टू बायोलॉजी बाय रुपेश सर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सहलग्नता, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि सहलग्नता के साथ साथ सहलग्नता कितने प्रकार का होता है, सहलग्नता होता क्या है, सहलग्नता से संबंधित कौन कौन सी बातें बताई जाती है, वे सभी जानकारियाँ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो लिंकेज ग्रुप होता है, ठीक, अर्थात जो सहलग्नता होता है। बाबू चलिए मार्कर पहले उठा लें। अरे यहाँ से ब्लू मार्कर हो, हाँ देखो ब्लू मार्कर। हम लोग को देखना क्या है, लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, तो हमने बताया था बाबू कि किसी गुणसूत्र पर पास उपस्थित वे जीन या जीनों का समूह जिनकी वंशागति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में साथ साथ होती है, उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं बाबू, तो सहलग्न जीन, ठीक है। सहलग्न जीन, सहलग्न जीन का मतलब कि वे जीन जिनकी वंशागति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होती है, ठीक है। तो सहलग्न जीनों की वंशागति को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो सहलग्नता कहते हैं, ठीक है। सहलग्नता अर्थात लिंकेज कहते हैं, ठीक है, लिंकेज कहते हैं। तो सहलग्न जीनों के वंशागति को, सहलग्न जीनों के वंशागति को सहलग्नता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सहलग्न जीनों के वंशागति को क्या कहते हैं बाबू, तो सहलग्नता कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि लिंकेज का जो खोज है वह थॉमस हंट मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने फल मक्खी पर अर्थात ड्रोसोफिला पर प्रयोग करने के दौरान किया था 1919 ईस्वी में, ठीक है। एक प्राणी का नाम है, क्या है बाबू, तो वो है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इसको हम लोग फल मक्खी कहते हैं। और इस फल मक्खी पर आनुवंशिकता का प्रयोग करने के दौरान 1919 ईस्वी में थॉमस हंट मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने, थॉमस हंट मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने 1919 ईस्वी में सहलग्नता का खोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि सहलग्नता जो है यह कितने प्रकार का होता है, लिंकेज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं लिंकेज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो अगर बात लिंकेज की जाए बाबू, तो लिंकेज जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक क्या होता है, तो एक होता है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण सहलग्नता, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलग्नता, ठीक है। पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बाबू, तो इसको हिंदी में कहा जाएगा पूर्ण सहलग्नता, ठीक है। और इसको कहेंगे क्या बाबू, तो अपूर्ण सहलग्नता। तो पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता क्या होता है, तो बताया जाता है बाबू कि जब सहलग्न जीन अर्थात जब गुणसूत्र पर उपस्थित, ठीक है, जैसे ये कंप्लीट लिंकेज की बात की जाए तो बताया जाता है कि अगर मान चले कि ये गुणसूत्र है, इस पर जीन उपस्थित हो और सभी जीन सहलग्न जीन कहलाते हैं, तो उस स्थिति में बताया जाता है कि जब गुणसूत्र पर उपस्थित सभी सहलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं, ये टोटल जो जीन है जब दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है, जब सहलग्न जीन
यानी किसी गुणसूत्र पर उपस्थित सभी संलग्न जीन एक ही साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, पूर्ण संलग्नता कहते हैं। और दूसरा क्या है बाबू, तो अपूर्ण संलग्नता। तो अपूर्ण संलग्नता नाम से ही स्पष्ट है कि जब सभी संलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं, जब सभी संलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं, ठीक है। ये हो गया संलग्नता का प्रकार। संलग्नता दो प्रकार का हो गया, एक हो गया कंप्लीट लिंकेज, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। यानी जब गुणसूत्र पर उपस्थित सभी संलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं तो उसको पूर्ण संलग्नता कहते हैं, और जब गुणसूत्र पर उपस्थित सभी संलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो अपूर्ण संलग्नता कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लिंकेज ग्रुप, ठीक है, संलग्नता समूह। चलिए इसको भी देखें। संलग्नता समूह, लिंकेज ग्रुप, ठीक है। लिंकेज ग्रुप, संलग्नता समूह। संलग्नता समूह किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि संलग्न जीन जो होते हैं वे हमेशा किसी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। संलग्न जीन हमेशा एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों के अगुणित अवस्था को, चूँकि गुणसूत्र किसी एक पर संलग्न जीन किसी एक ही गुणसूत्र पर, जो कि आपको पता होगा कि जो गुणसूत्र होता है वह जोड़े में पाया जाता है, ठीक है, सेट के रूप में पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है। तो जोड़े में जो गुणसूत्र होते हैं उसमें से किसी एक ही गुणसूत्र पर संलग्न जीन होगा, दोनों पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बताया जाता है कि संलग्न जीन जो होते हैं वे केवल एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों के अगुणित अवस्था को, ठीक है, संलग्न जीनों के एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित रहने के कारण गुणसूत्रों के अगुणित अवस्था को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। और लिंकेज ग्रुप जो होता है बाबू, इसे स्मॉल n द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। लिंकेज ग्रुप को स्मॉल n के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि मक्का में जो लिंकेज ग्रुप होता है वो कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मक्का में जो कुल गुणसूत्र होता है, ठीक है, मक्का जो होता है इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होता है, ठीक है, मक्का में n बराबर 10, क्योंकि इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, इसलिए इसका लिंकेज ग्रुप 10 दर्शाया जाता है, ठीक है। फल मक्खी की बात की जाए, फल मक्खी, तो फल मक्खी का जो लिंकेज ग्रुप होता है बाबू 4 होता है, क्योंकि इसमें 8 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। इसके जैसे अगर खरगोश की बात की जाए, खरगोश में लिंकेज ग्रुप कितना होगा, तो 12 होगा, क्योंकि इसमें 24 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मानव में देखा जाए, ठीक है, तो मानव में जो लिंकेज ग्रुप होगा, मानव, इनमें जो लिंकेज ग्रुप होगा बाबू कितना होगा, 23, क्योंकि इसमें 46 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप किसे कहेंगे, तो संलग्न जीनों के एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित रहने के कारण गुणसूत्रों के अगुणित अवस्था को लिंकेज ग्रुप कहते हैं, और लिंकेज ग्रुप को स्मॉल n के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। चूँकि ये जो यूनिट चल रहा है वह यूनिट जो है जेनेटिक्स का है, और जेनेटिक्स यूनिट जो है आपको पता है कि चाहे वह किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम, क्लास 12 के बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो उसमें जेनेटिक जो यूनिट होता है उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है एग्ज़ाम में। अब हम लोग को क्या देखना है बाबू, तो अब हम लोग को देखना है यहाँ पे संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ठीक है, संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत।
सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे क्या बाबू, द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, ठीक है। सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो कह रहा है बाबू कि सर्वप्रथम मॉर्गन ने जंतु एवं पौधों में सहलग्नता का अध्ययन करते हुए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। मॉर्गन ने जंतुओं एवं पौधों में सहलग्नता का अध्ययन करते हुए जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, ठीक है। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि, अब देखिए बाबू, जो क्रोमोजोमल थ्योरी है, उस क्रोमोजोमल थ्योरी के अंतर्गत मॉर्गन ने क्या बताया, तो उन्होंने बताया ना बाबू कि सहलग्न जीन जो होते हैं गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात क्या बताए थे कि सहलग्न जीन गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में उपस्थित होते हैं। ये क्रोमोजोमल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट मॉर्गन के द्वारा दिया गया कि जितने भी सहलग्न जीन होते हैं वे गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में उपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया था बाबू कि सहलग्न जीन हमेशा एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। जो जोड़े में गुणसूत्र पाया जाता है तो उसमें दोनों पर नहीं पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि सहलग्न जीन हमेशा एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। सहलग्न जीन हमेशा एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि सहलग्न जीन जनकों के मूल लक्षणों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो सहलग्न, तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था बाबू कि सहलग्न जीन जनकों के मूल लक्षण को बनाए रखने का, जनकों के मूल लक्षण को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जनकों के मूल लक्षण को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब कह रहा है बाबू कि सहलग्न जीन जो होते हैं ना, अर्थात सहलग्न जीनों की जो वंशागति होती है वह जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि जब सहलग्न जीनों के बीच की दूरी, जब सहलग्न जीनों के बीच की दूरी कम होती है तो सहलग्नता मजबूत होती है, तो सहलग्नता मजबूत होती है। और जब सहलग्न
जीनों के बीच की दूरी अधिक होती है तो संलग्नता कमज़ोर होती है। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के दौरान दिया गया। ठीक है, हमने क्या बताया बाबू कि मॉर्गन ने जंतुओं एवं पौधों पर सहलग्नता के अध्ययन के दौरान एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। और इस सहलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का पहला स्टेटमेंट मॉर्गन का क्या था कि संलग्न जीन गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में, रैखिक क्रम का मतलब एक के बाद दूसरा उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था कि संलग्न जीन हमेशा एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। चूँकि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो जोड़े में जो गुणसूत्र होते हैं दोनों में नहीं पाए जाते हैं संलग्न जीन। संलग्न जीन जो होते हैं केवल एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि संलग्न जीन जनकों के मूल लक्षण को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था कि जब संलग्न जीनों के बीच की दूरी कम होती है तो संलग्नता मजबूत होती है, और वहीं जब संलग्न जीनों के बीच की दूरी अधिक होती है तो उस स्थिति में संलग्नता कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया संलग्नता। ठीक है ना, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, तो लिंग संलग्न वंशागति हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करें और कमेंट करके हमको बताते रहें, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो जो है तैयार रखें। चलिए, धन्यवाद।